नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीति आयोग द्वारा आयोजित अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया हिस्सा। कहा, भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सोमवार से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का कर रही है आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना से उपलब्ध कराएगी सोलर पंप। 200 करोड़ की लागत से अगले 5 वर्षों में 1 लाख पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य। सोलर पंप लग जाने से किसानों को सिंचाई के लिए बारिश पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में नीति आयोग द्वारा 25 अप्रैल को अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार ने अन्नदाता हितैषी नीतियां बनाकर सार्थक प्रयास किए हैं। कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। कि कुछ बात तो ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती मिटती इसलिए नहीं है कि हम लकीर के फकीर नहीं। यह देश ऐसा देश है जिसमें राम की भी व्याख्या लोगों ने अपने अपने प्रकार से की है। गीता को भी लोगों ने अपने अपने तरीके से विश्लेषित किया है। सबको स्वतंत्रता है, सबको आगे चलने की ललक है और समय के साथ हम अपने आप को दुरुस्त करें, यह प्राथमिकता हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से भी रही है और व्यापारिक दृष्टि से भी रही है, कृषि की दृष्टि से भी रहे। यह समय की आवश्यकता है। तोमर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की बड़ी आजादी कृषि पर ही निर्भर है। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़ा है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए कृषि मुनाफे में हो, सरलता से की जा सके, उसमें आधुनिकता का समावेश हो, तकनीक का समावेश हो, निवेश के अवसर हों, बाजार की उपलब्धता हो, सरकारों का सकारात्मक योगदान हो और हमारी जो विधा है वह विधा आत्मनिर्भर हो, प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने वाली हो, तो निश्चित रूप से हम और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभाग के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य सेवा केंद्र के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक कृषि पर कृषि मेले का होगा आयोजन। प्राकृतिक खेती के साथ साथ ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।
और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लगातार बड़े प्रयास कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती खलिहानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई अनूठी योजनाएं लेकर आई है। बिजली की खपत और खेती में लागत कम करने के लिए 200 करोड़ की लागत से अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का लक्ष्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाना और उनकी आय को बढ़ाना है। पिछले कार्यकाल में भी सरकार ने किसानों को खेती से संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराने के बड़े प्रयास किए। किसानों को खेती आधारित संयंत्र और सोलर पंप भी बांटे गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए संसाधन मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। सरकार के प्रयासों से कई फसलों की उपज में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। राज्य सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती को और बेहतर करने की मुहिम छेड़ी है। इसके तहत 1 लाख किसानों को केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना से सोलर पंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने बताया कि सोलर पंप मिलने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। सिंचाई के लिए उनकी बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोलर पंप लगाने से किसानों को डीजल बचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। खेती बाड़ी की लागत में कमी आएगी, साथ में बिजली की खपत कम हो जाएगी। सोलर पंप लग जाने से सिंचाई के अतिरिक्त सौर ऊर्जा आधारित थ्रेसिंग और चारा कटाई में भी किसानों को काफी आसानी होगी। सरकार ने इन सोलर पंपों की स्थापना के साथ 60% अनुदान और पूर्व की तरह 15% टॉप अप अनुदान देने का भी फैसला लिया है। कृषि विभाग 100 दिनों में इस योजना के प्रस्ताव को मंत्री परिषद से अनुमोदन दिलाकर इसका क्रियान्वयन शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कृषि में आवश्यक पूंजी निवेश के लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें, इसके लिए सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा पंचायत स्तर या प्रखंड स्तरों पर शिविरों एवं मेलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं के तहत जोड़ा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास योजना, बीज खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज और सहकारी समितियों के कार्यजल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29.38 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। 17.76 लाख किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा चुका है। भारत सरकार किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज छूट स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। योजना के तहत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि फसल ऋण उपलब्ध है। और तमिलनाडु कोयम्बटूर के एक 84 वर्षीय किसान ने 1 हेक्टेयर भूमि में 83 टन जैविक गन्ना पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। कोयम्बटूर वरपलायम में इस किसान को गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा सर्वश्रेष्ठ जैविक चीनी किसान के रूप में चुना गया, क्योंकि ICAR ने सभी कृषि संसाधनों को जैविक खेती को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। पहले ही प्रधानमंत्री ने कृषक समुदाय से बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने का आग्रह किया था। इस बीच कोयम्बटूर स्थित गन्ना किसान ने गन्ने की खेती करने में सफलता प्राप्त की और साबित कर दिया कि जैविक खेती के माध्यम से भी आप उपज बढ़ा सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पूरी कृषि भूमि दूषित हो गई है और इस चीज ने मुझे जैविक खेती करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई किसान अपने खेत में एक सरल प्रक्रिया का पालन करता है तो मुझे यकीन है कि भारत एक जैविक कृषि देश बन सकता है। हालांकि सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है।
और राजधानी शिमला में रविवार को जंगलों में लगी आग सड़कों तक पहुंच गई। कई जगह गाड़ियों को रोकना पड़ा। जंगल के साथ लगते रिहायशी क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई है। संजोली हेलीपोर्ट के पास आवासीय क्षेत्र तक आग पहुंच गई है। वन कर्मियों और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। आग से लाखों की वन संपदा और सैकड़ों वन जीव जलकर राख हो गए। वन्य जीवों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। जंगल में लगी आग से स्थानीय लोगों की घास के क्षेत्र में भी आग लगने से ग्रामीणों को आने वाले दिनों में पशुओं के लिए चारे की किल्लत झेलनी पड़ेगी। प्रदेश में बीते 22 दिनों के दौरान 315 से अधिक आग की घटनाओं में 2500 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर राख हो गए हैं। शिमला निवासी राकेश ने बताया कि इस आग से जंगल, मकान, सरकारी कॉम्प्लेक्स, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, होटल सबको खतरा पैदा हो गया है। परेशानी ये है कि लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। आग बुझाने के लिए गाड़ियां तो लगी हैं, लेकिन कितनी गाड़ियां हैं और कहां-कहां जाएंगी, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेस्ट को भी खतरा है, जो उनके पेड़ पौधे उनको खतरा, बाकी मकान को भी है, सरकारी बिल्डिंग है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में होटल्स हैं, तो उनको भी खतरा ही है। शहरों में ऐसा है कि लोग घरों में बैठ के बातें करते, बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये है। ठीक है, कोई काफ़ी जगह आग लगी शिमला में, कहाँ जाएंगे वो, कितनी गाड़ियाँ उनके पास, कहाँ जाएंगे वो। और टूरिस्ट गाइड आता सिंह ने बताया कि आग बारिश नहीं होने से भी लग सकती है। कुछ लोगों के सिगरेट, बीड़ी पीकर फेंकने से भी लग जाती है, लेकिन कभी भी आग खुद से नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि आग से पर्यावरण और जीव जंतु का नुकसान हो रहा है। हम लोग टूरिस्ट गाइड है, हम भी रोड में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। जंगल में बहुत सारी आग लग रही है आजकल। कारण ये भी है कि बारिश ना होनी, पर कुछ जो लोग यहाँ के जो लोकल लोग भी है, कई लोग अपने कि भाई घास उगे या कुछ इस तरह की कोई पेड़ पौधा यहाँ से थोड़ा ऐसे उस तरह भी कई लोग आग खुद ही लगा देते हैं। और कई जो आवारा तत्व लोग हैं, वो भी अब कई लोग सोचते हैं कि भाई कहीं बीड़ी सिगरेट जला के फेंक दिया, बीड़ी पीते बारी, तो ये चीज़ें ज़्यादातर लोग खुद इस तरह, ये कारण है। कोई जंगल में आग जो है खुद ही नहीं लगती है। पूरे शिमला में ये पूरा धुआं हो रहा है, तो इससे लोगों को, पर्यावरण को भी नुकसान है, जीव जंतु को भी नुकसान है इससे। और देश में इस समय गर्मी के कारण गर्म हवाएं चल रही हैं। तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ऐसे में पशुओं को लू लगने एवं उनके बीमार होने की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और बढ़ते हुए तापमान से जानवरों को लू यानी हीट स्ट्रोक लगने एवं डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पशुओं की उचित देखभाल कर पशुओं को लू लगने से बचाया जा सकता है। देश में इस समय गर्मी के कारण गर्म हवाएं चल रही हैं। तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ऐसे में पशुओं को लू लगने और उनके बीमार होने की संभावना अधिक बनी रहती है। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और बढ़ते हुए तापमान से जानवरों को लू लगने एवं डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे पशुओं की उचित देखभाल कर पशुओं को लू लगने से बचाया जा सकता है। लू लगने से पशुओं को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। आहार लेने में अरुचि, तेज बुखार, हांफना, नाक से स्राव बहना, आंखों से आंसू गिरना, आंखों का लाल होना, मुंह से लार टपकना, तेज सांस लेना और सुस्त होकर खाना पानी बंद कर देना, पतला दस्त होना और शरीर में पानी की अत्यधिक कमी होने से लड़खड़ा कर गिरना। नवजात बीमार, अधिक वजनी और गहरे रंग के पशु पक्षी में लू लगने की आशंका अधिक होती है। पशुपालकों को पशुओं के बीमार होने के पहले बचाव के उपाय करना लाभकारी होता है। इसके लिए पशुपालक पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतें। पशुओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला में न रखकर टाट से ढककर रखा जाए। गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचाने के लिए टाट में पानी छिड़क कर वातावरण को ठंडा बनाए रखें। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार और पीने के लिए हमेशा ठंडा और स्वच्छ पानी दें।
पशुओं को ठोस आहार न देकर तरल युक्त नरम आहार खिलाएं। विवाह और अन्य आयोजनों से बचे हुए बासी भोज्य पदार्थ पशुओं को न खिलाएं। नवजात बछड़ों बछियों की विशेष देखभाल करें। संकर नस्ल और भैंस वंशी पशुओं को पानी की उपलब्धता के आधार पर कम से कम दिन में एक बार अवश्य नहलाना धुलाना चाहिए। यदि पशु असामान्य दिखे तो तुरंत निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के अधिकारी या कर्मचारी को सूचित कर तत्काल उपचार कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित 40वें हुनर हाट के कई आकर्षक पहलुओं में से एक है डिजिटल ट्रांजैक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय पहल एवं जन सहयोग के कारण लगातार भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र अपने भाषणों में करते रहते हैं। रविवार को अपने मन की बात में भी उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारत की उपलब्धियों पर बात की थी। आइए देखते हैं मुंबई में आयोजित हुनर हाट में किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल रहा है। हम सर ने बोला, मन की बात में बोला था कि यूपीआई से हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम भी उसका थोड़ा सा योगदान है। जो हमारे कस्टमर है वो मैक्सिमम यूपीआई पे करते हैं हमें, जो कि हमें भी बेनिफिट रहता है, उनको भी बेनिफिट रहता है। कैश अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल कर प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, हमारा काम पेटीएम इसी से कैशलेस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा हो रही है। कस्टमरों को भी बहुत आसानी हो रही है और हमें भी बहुत आसानी हो रही है इससे। मोदी जी ने अपने मन की बात में जो कहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में, कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में, हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है कि किसी के पास कैश नहीं है, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग सारे ट्रांजैक्शन अपने यूपीआई से ही करते हैं। हमारे पास सारी सुविधा यूपीआई की, सारे ऑप्शंस मौजूद है यहाँ पे और हमारा क्या जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है कि किसी को चेंज ढूंढने में टाइम लगता है, कैश में टाइम लगता है, लेकिन यूपीआई से इतना फास्ट, इतना अच्छा और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं। यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां गरीबों को अपने पक्के मकान मिले, तो सौभाग्य योजना से उनके घर का अंधेरा दूर हुआ। उज्ज्वला योजना ने इनके घरों की रसोई को रोशन किया। देखिए यूपी के मेरठ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना से बिखरी मुस्कान। मेरठ में गरीबों को मिला अपना पक्का घर। पीएम उज्ज्वला योजना से जला घर का चूल्हा। पीएम सौभाग्य योजना से दूर हुआ अंधेरा। पीएम आयुष्मान योजना ने दी स्वास्थ्य की सुरक्षा। ये तस्वीर है यूपी के मेरठ की, जहां केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले घर में ये परिवार आज खुशी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत इन परिवारों के लिए एक सपना थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई पीएम आवास योजना ने इनका ये सपना सच कर दिखाया है। पहले जो हमारा मकान कच्चा था और कड़ी हर साल कड़ी टूटती थी, और अब पक्का हो गया, कोई दिक्कत है ही ना। लाइटिंग भी सरकारी योजना से बनी हुई है जी, और लाइट नहीं थी, अब लाइट भी आ रही है। अब तो जी सुख शांति से कोई दिक्कत नहीं, लाइट भी मिल गई जी और शौचालय मिल गया जी, बच्चे भी पढ़ रहे और सब धन्यवाद मोदी जी का। कार्ड बना है? हाँ जी, कार्ड बना आसमान। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही केंद्र की अन्य योजनाओं से भी ये परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों के घर का चूल्हा जला और महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। सौभाग्य योजना से घरों में रोशनी बिखरी, तो वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ने इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हम चूल्हे पे खाना पकाते थे, जब बरसात होती तो उसमें दिक्कत होती, बारिश से भीग जाते थे, खाना नहीं बनता था। और जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने शौचालय का भी वो किया है, तो हम बाहर जाते थे शौचालय करने के लिए, तो वहाँ दिक्कत होती थी। और अब हम जब से मोदी सरकार बनी है, तब से हमें वो मिली है। कच्चा घर था, छूरा था, परेशानी हो रही थी बच्चों को, अब पक्का है, अच्छा है।
उनको कुल 1,20,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में जब वो अपना नींव भर लेता है, दूसरी किस्त तब जब वो प्लिंथ स्तर तक बना लेता है, और तीसरी किस्त तब दी जाती है जब वो अपना मकान पूरा कर लेता है। इस प्रकार से 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। आजादी के बाद लंबे समय तक आम आदमी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहा था और सरकारी योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक नहीं थी। लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई योजनाओं से आम आदमी को सीधा लाभ मिल रहा है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए वरदान साबित हुई हैं। यूपी के मेरठ से आई ये तस्वीरें इन योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की खुशहाली की कहानी को बयां करती है। डी न्यूज के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र के नासिक तालुका सिन्नर के आसपास के सभी किसानों की जमीनें सूखे की वजह से बंजर पड़ी हैं, पर ज्ञानदेव नवले के खेत में ज्वार की फसल लहला रही है। पर ज्ञानदेव नवले इनसे पैसा कमाने के बजाय ये सारी फसल पशुओं के चुगने के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने खेत में बिजुका यानी पक्षियों को भगाने के लिए लगाया जाने वाला मानव रूपी पुतला भी नहीं लगाया और पक्षियों के लिए पानी का घड़ा भी हमेशा भरा रखते हैं। जहां आमतौर पर किसान चिड़ियों को अपनी फसल का दुश्मन मानते हैं, वहीं ज्ञानदेव नवले अपने खेत में आने वाले पक्षियों को दाना खिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ज्वार किया था, वो भी पक्षियों को छोड़ दिया था। एक बार खाने के लिए बाजरी का खेती किया था 1 एकड़ का, तो वो धान निकालना ही था मेरे को, लेकिन जब तक धान पककर घर तक नहीं आता तब तक मैंने कभी भी पंछियों को हकलने की या उसको हटाने की कभी कोशिश नहीं की। जितना पंछी खाएंगे वो खा जाएंगे और उसमें से रहेगा वो घर लेके आऊँगा, ऐसे सोचकर मैंने पिछली 2 बार भी किया था। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी सेगमेंट खास खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया दिल्ली में विश्व मलेरिया दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको आफरीन भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस मौके पर मलेरिया उन्मूलन की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले के सिलसिले में भाजपा मुंबई के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में आज गृह सचिव से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, सुनील राणे और अन्य नेता शामिल हैं। मुलाकात के बाद किरीट सोमैया ने कहा कि गृह सचिव ने आश्वस्त किया कि स्थिति का हम गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर दिल्ली से एक दल मुंबई आएगा। पश्चिम बंगाल के हंसखाली में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग समिति की सदस्य रेखा वर्मा और रूपा मित्र चौधरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाकर आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। भाजपा की 5 सदस्यीय समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को हंसखाली रेप घटना मामले पर अपनी रिपोर्ट पिछले हफ्ते सौंपी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दक्षिण पूर्वी देशों को महत्व देने की भारत की लुक ईस्ट नीति को कारगर बनाने में भारतवंशियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये रविवार को सिंगापुर में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतवंशी समुदाय विभिन्न देशों के बीच अंतराल दूर करने और आपसी संबंधों में सुधार लाने में प्रेरक भूमिका निभाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योग प्रभा नामक वृद्ध योग कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात ATS ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 300 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। ये ड्रग पाकिस्तान से अलहज नामक जहाज पर लाई जा रही थी। तटरक्षक बल ने 9 तस्करों के साथ नाव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच के लिए जखाऊ लेकर आ गई है।
देश में कोरोना के नए दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन कोरोना के 2541 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के कोरोना की वजह से 30 मरीजों की मौत हो गई है और इलाज के बाद 1862 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 0.04% हो गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 16,522 है। दैनिक संक्रमण दर 0.84% है। ICMR के मुताबिक बीते 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक कुल 83 करोड़ 50 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187.71 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 3.64 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 192.74 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 19.93 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। खेलो इंडिया